उच्च श्रेणी की कॉलेज सुंदरी के निजी अंक पर एक गुलाब का फूल था जिसके लिए पूरे कॉलेज के लड़के दीवाने थे और हर कोई उस फूल को देखने के लिए उसके करीब आना चाहता था। सभी को लगा कि मैं भी उस फूल के लिए उसके पीछे भागूंगा, लेकिन मैंने सीधे उसकी पहली रात खरीद ली। मेरे साथ रहो, तुम्हारी माँ के अस्पताल के खर्च का पूरा जिम्मा मैं उठाऊंगा। इस तरह गरीब कॉलेज सुंदरी ने अपमान सहते हुए 5 साल मेरे साथ बिताए। मेरी एकमात्र शर्त थी कि हर रात मेरे साथ सोना, लेकिन एक दिन मैंने अचानक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बंद कर दिया और उसे अपने बचपन के दोस्त से मिलने से रोकना भी छोड़ दिया। उसने भौहें चढ़ाई और सोचा कि मैं क्या नई चाल चल रहा हूँ। उसे नहीं पता था कि मुझे एहसास हो गया था कि मैं एक किताबी दुनिया में जी रहा हूँ और मैं एक खराब सहायक पात्र हूँ। वह नायिका है और उसका बचपन का दोस्त नायक है। किताब के अनुसार यह गरीब कॉलेज सुंदरी जल्द ही बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगी और मेरी मौत सड़क पर होगी। जीवित रहने के लिए मुझे नायक और नायिका की नजरों से पूरी तरह गायब होना था, इसलिए मैंने एक भरोसेमंद संस्था से संपर्क किया और अपनी मौत का नाटक करने का फैसला किया। श्रीमान शेन नियन, हमने आपकी मौत के नाटक के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। आपके कहने पर 15 दिन बाद यह काम शुरू हो जाएगा। एक सूट पहने कर्मचारी ने मुझे कागजात दिए। मैंने उन्हें एक नज़र देखा और कोई खास ध्यान नहीं दिया। क्या वह मृतक मुझसे मिलता है? उसने तुरंत एक तस्वीर निकाली। आप निश्चिंत रहें, हमारे पास बेहतरीन प्लास्टिक सर्जरी तकनीक है। दुर्घटना के बाद कोई भी फर्क नहीं पहचान पाएगा। उसकी गारंटी सुनकर मैंने अग्रिम भुगतान किया और वहां से चला गया। ड्राइवर पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे उस विला में ले गया जो मैंने यू बाईवे के लिए खरीदा था। मुश्किल से अंदर गया था कि एक पतली उंगली से दरवाजा खुला। औरत काली लेस वाली बिना ब्रा की पोशाक पहने हुए थी और उसका आधा सफेद शरीर खुला हुआ था। उसका आकर्षक शरीर पूरी तरह से दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपने कंधे की पट्टियों को हिलाया और आखिरी कपड़ा भी उसके पैरों से नीचे गिर गया और वह बड़े कदमों से मेरी तरफ आई। अगले ही पल उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मुझे गर्माहट और खुशबू का एहसास हुआ। इस बार नहीं, मैंने उसे अपनी बाहों से छुड़ाया और मना कर दिया। यू बाईवे की आंखों में हैरानी और भौहों पर शिकन थी, जैसे वह मेरे इस अजीब व्यवहार को न समझ पा रही हो। उसने साफ आवाज में कहा, क्या तुम्हें हर रोज मेरे साथ करने से बोरियत हो गई? यही तो तुम्हारी शर्त है? चिंता मत करो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी, बस अभी मेरा मूड नहीं है। मैंने मुंह फेर लिया और कुछ बहाने बना दिए। यू बाईवेई ने शायद अपनी चिंता दूर कर ली और कोई और बात नहीं कि मुझे कुछ काम है, पहले जाने दो। इन दिनों वह अपने व्यवसाय की शुरुआत के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही थी और वाकई बहुत व्यस्त थी। मुझे लगा कि वह हमेशा की तरह पूरी रात काम करेगी, लेकिन एक फोन आने के बाद वह बेचैन होकर अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गई। तुम आज रात नहीं चाहते तो मैं बाहर जा रही हूँ। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी, लेकिन इस बार उसमें जल्दबाजी थी। मुझे पता था कि वह अपने बचपन के दोस्त चू यानफेंग से मिलने जा रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिला दिया। मेरा यह रवैया देखकर वह और हैरान हुई, लेकिन सोचने का समय नहीं था। जब वह मेरे पास से गुजरी तो मैंने कहा, यू बाईवेई, तुम्हें अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वह अचानक रुक गई और उसके चेहरे पर झुंझलाहट दिखने लगी। मैंने अचानक हंसते हुए समझाना छोड़ दिया, तुम जाओ। जब तक उसकी पीठ गायब नहीं हो गई खाली कमरे में अकेले मैं बड़बड़ाया, तुम जल्द ही आजाद हो जाओगी। अपने आप को इतना मजबूर मत करो। एक अमीर बिगड़ैल लड़के के रूप में मैंने कई हद से गुजरने वाले काम किए और सबसे यादगार था पैसे से एक लड़की की जवानी खरीदना। कॉलेज के दिनों में यू बाईवेई एक जानी मानी ठंडी सुंदरी थी और कई लड़कों की सपनों की देवी वह सबसे दूर रहती थी, लेकिन मैं उससे पहली नजर में प्यार कर बैठा। मुझे पता चला कि उसका परिवार गरीब है, उसकी माँ बीमार है और वह दवाओं के खर्च के लिए कम खाती और ज्यादा काम करती है। मैंने उससे एक सौदा किया, माँ के लिए उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ा, मेरे साथ रहना और मेरे साथ सोना जब तक मैं बोर न हो जाऊं। 5 साल बीत गए, कॉलेज से नौकरी तक उसकी माँ की बीमारी नहीं गई।
और मैं बोर नहीं हुआ। हमारा रिश्ता अब भी वैसा ही था। हालांकि यू बाई वे हमेशा मेरे साथ ठंडी रही, लेकिन तब मुझे लगता था कि मैं अपने दिल से उसे पिघला सकता हूँ। फिर एक दुर्घटना में मुझे अचानक सब कुछ पता चल गया और आने वाली बातें मेरे सामने साफ थीं। 15 दिन बाद यू बाई वे का व्यवसाय सफल होगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद वह बहुत मशहूर होगी, धीरे धीरे व्यवसाय के शिखर पर पहुंचेगी और सफल होने के बाद उसका पहला काम होगा कि इन वर्षों में मेरे द्वारा उस पर खर्च किए गए सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दे और फिर मुझसे अलग हो जाए। मैं मानने को तैयार नहीं था और लगातार उसे परेशान करता रहा और आखिरकार उसके सबसे प्यारे बचपन के दोस्त चू यानफेंग को चोट पहुंचाई, जिससे मेरी बदनामी हुई। मुझे नहीं पता कि मैं इतना मूर्ख क्यों था, लेकिन यह मेरे लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। मेरी यादों में एक बात बार बार दोहराई जा रही थी कि नायक और नायिका एक दूसरे के लिए ही बने हैं। होश में आने के बाद मैंने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया और अपना भविष्य और औरत के बीच मुझे पता था कि क्या चुनना है। यू बाई वे पूरी रात नहीं लौटी। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और नीचे नाश्ता करने आया। विला में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे धीरे धीरे खाने की आवाज थी। कुछ देर बाद मैनेजर आया और बोला, साहब सारे नौकरों को विदा कर दिया गया है और मैं भी बड़े साहब के पास लौटने के लिए तैयार हूँ। मैंने सिर हिलाया और उसे एक चिट्ठी दी जिसमें मेरी मौत के नाटक और विदेश में नए नाम से जीने की पूरी योजना लिखी थी। मैंने उन्हें कहा कि चिंता न करें, सही समय पर मैं लौट आऊंगा। मैंने उन्हें साथ ले जाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन इसमें बहुत कुछ शामिल था और हमारा कारोबार यही था, इसलिए मुझे यह विचार छोड़ना पड़ा। और यह भी जरूरी था कि यू बाई वे को शक न हो। इसके बाद मैं यू की माँ से मिलने अस्पताल गया। हालांकि मैं बिगड़ैल था, लेकिन मैंने कभी उनके साथ बड़प्पन नहीं दिखाया और हमेशा उनका सम्मान किया। यू बाई वेई की तुलना में उनकी माँ मुझे ज्यादा पसंद करती थीं। शाओशेन, तुम और बाई वेई अब बड़े हो गए हो, शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम कैसे शादी कर सकते हैं? किताब की कहानी से मैं अच्छी तरह जानता था कि यू बाई वेई सिर्फ चू यानफेंग से प्यार करती है। वह नायिका है और नायक के साथ ही रहना उसकी किस्मत में है, और मैं शेन नियन उनकी कहानी का एक मामूली सहायक पात्र हूँ। मेरी चुप्पी देखकर शायद यू की माँ को लगा कि यह उनकी बेटी की गलती है और उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, बाई वेई थोड़ी जिद्दी है। मुझे पता है कि वह इस बात से नाराज है कि तुम्हारा रिश्ता गलत तरीके से शुरू हुआ, इसलिए वह तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रही। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और यू की माँ को एक कार्ड दिया। आंटी, अपना ख्याल रखना और समय मिले तो यह कार्ड यू बाई वेई को दे देना। इस कार्ड में कुछ पैसे थे जो मैंने उसके व्यवसाय के लिए पहले से जमा किए थे। मुझे डर था कि इससे उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, इसलिए मैं झिझक रहा था। अब जब मुझे सब पता है तो यह उसके प्रति मेरी अंतिम भेंट हो सकती है। यू की माँ चौंक गईं और उन्होंने पूछा, क्या तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है? नहीं, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। मैंने मना किया, लेकिन पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यू बाई वेई खड़ी थी, जिसके चेहरे पर ठंडक थी और उसके बगल में चू यानफेंग था। मैंने नजरें हटाईं और बहाना बनाया कि मुझे पिताजी की संपत्ति देखने बाहर जाना है। यू बाई वेई ने राहत की सांस ली और पूछताछ नहीं की, बल्कि स्वाभाविक रूप से चू यानफेंग के साथ यू की माँ के पास बैठ गई। इस तरह मैं चुपचाप कमरे के कोने में सिमट गया। आंटी, बाई वेई को समझाओ ना, मैंने बस एक बार मिल्क टी पीना चाहा और उसने मना कर दिया। चू यानफेंग ने बैठते ही शिकायत करनी शुरू कर दी, भूल गए जब पिछली बार पेट में दर्द की वजह से अस्पताल गए थे और कहा था कि दोबारा नहीं पीऊंगा। यू बाई वेई ने मना किया, लेकिन उसकी नजरों में प्यार था। चू यानफेंग ने मुस्कुराते हुए जीभ निकाली। उनका सामंजस्य देखकर मैंने हंसते हुए सिर हिलाया। ऐसे दृश्य मेरी यादों में पहली बार नहीं थे, लेकिन इस बार मेरे मन में कोई भावना नहीं थी, न दर्द न पीड़ा। मैंने यू बाई वेई के प्रति अपना सारा प्यार छोड़ दिया था और उसे
नायक के पास लौटाने का फैसला किया था। शायद यू की माँ ने मेरी बेचैनी भांप ली और उन्होंने बेटी की तरफ देखकर कहा, शाओशेन बाईवे, तुम लोग मेरे लिए कुछ फल धोने को जाओ। जब यू की माँ ने यह कहा तो हम दोनों को मना करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए हम फल की टोकरी लेकर एक एक करके कमरे से बाहर निकले। मुश्किल से 2 कदम गए थे कि यू बाईवेई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान था कि उसने मुझे छुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी ठंडी आवाज मेरे कानों में गूंजी, हमारा रिश्ता सिर्फ एक सौदा है, मेरी माँ की शांति मत बिगाड़ो। मैं कुछ पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन इस बार बिना स्पष्टीकरण दिए मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, चिंता मत करो, यह आखिरी बार है। यह कहकर मैं सीधा मुड़ा और बाथरूम की तरफ चला गया। पहले के समय में मैं उसका इंतजार करता और साथ चलता। मेरी पीठ देखकर यू बाईवेई के मन में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि कल से मैं बदल गया हूँ। फल धोने के बाद हम वापस कमरे में आए। कुछ देर बातें करने के बाद हम वहाँ से जाने लगे। बाईवेई, शेन नियन, चलो खाना खाते हैं। अस्पताल से बाहर आते ही चू यानफेंग ने पहले कहा। यू बाईवेई कभी भी चू यानफेंग के किसी सुझाव को नहीं मानती। शायद वह नहीं चाहती थी कि मैं उसे मुश्किल में डालूं, इसलिए मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने मेरी ओर से हाँ कह दी। रेस्तरां में यू बाईवेई ने मेन्यू लिया और केवल चू यानफेंग को पसंद आने वाली चीजें ऑर्डर की। शायद प्यार और नाप्यार का फर्क इतना साफ होता है। पहले भी मैंने उसे अपनी पसंद याद रखने को कहा था, लेकिन बहाना और सच्चाई में हमेशा फर्क होता है। मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए मैं निराश नहीं हुआ, बस चुपचाप खाना खाता रहा। लेकिन फोन की घंटी ने सन्नाटा तोड़ा। मैंने फोन उठाया और बाहर गया। तभी मेरी नजर चू यानफेंग के गले में दिख रहे लॉकेट पर पड़ी और मैं वहीं रुक गया। यह लॉकेट तुमने कहाँ से लाया? चू यानफेंग ने नीचे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह बाईवेई ने दिया है, मुझे अच्छा लगा तो पहन लिया। यह सुनकर मेरा चेहरा बिगड़ गया। यह लॉकेट मैंने बहुत सोच समझकर चुना था और हमारी प्रेम वर्षगांठ पर यू बाईवेई को उपहार दिया था। यह मेरी पूरी मोहब्बत थी, लेकिन उसकी नजरों में इसकी कोई कीमत नहीं थी और उसने इसे चू यानफेंग को दे दिया। मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा, लेकिन किताब की कहानी याद आते ही मैं तुरंत शांत हो गया। यू बाईवेई को असल में चू यानफेंग पसंद था। वह मेरी चीजों की परवाह नहीं करेगी। अब सब कुछ अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैंने अपना चेहरा संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर है। शायद चू यानफेंग को लगा कि मैं गुस्सा हूँ, लेकिन मेरा इतना शांत और लापरवाह रवैया देखकर वह हैरान रह गया। उसने एक नजर मुझ पर डाली और जल्दी से उठकर मेरे लिए एक कटोरी सूप लाया। बस खाना मत खाओ, यह चिकन सूप अच्छा है, तुम एक बार चखो। मुझे चिकन सूप पसंद नहीं है। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया। चू यानफेंग का हाथ फिसला और कटोरी सहित सूप जमीन पर गिर गया। जोर से आवाज हुई। चू यानफेंग की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर दर्द था। मैं अभी समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या कर रहा है कि यू बाईवेई हवा के झोंके की तरह चू यानफेंग के पास आई और उसे अपनी आड़ में ले लिया। फिर उसकी ठंडी नजरें मुझ पर पड़ी। तुम क्या करना चाहते हो? चू यानफेंग ने लाल आंखों से एक तरफ खड़े होकर शिकायत की। बाईवेई, मैंने शेन नियन को नाराज कर दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस हाथ पर चोट लग गई। कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने उसके झूठ को सुनकर आंखें फाड़कर समझाना चाहा, लेकिन यू बाईवेई ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। ठंडी नजर से मुझे देखा और कहा, बेवकूफ, और वहां से चली गई। मैंने और स्पष्टीकरण देने की कोशिश नहीं की। अगले कुछ दिनों में चू यानफेंग ने पाया कि यह तरीका बहुत काम करता है। उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाना जारी रखा कि मैंने उसकी नौकरी छुड़वा दी। कल मैंने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया और यहाँ तक कि मैंने उसके घर पर रंग भी डाला, जिससे उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यू बाईवेई आखिरकार सहन नहीं कर पाई और घर आकर गुस्से में मेरा कॉलर पकड़कर बोली, मुझसे सीधा लो, अगर तुझे यानफेंग से कोई दिक्कत है तो मेरे सामने आ। 5 सालों में यू बाईवेई हमेशा मेरे प्रति ठंडी रही। आज पहली बार मैंने उसकी आंखों में ठंडक के अलावा और कोई भावना देखी, और वह भी चू यानफेंग के लिए। मैंने उसे कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरा कसूर नहीं है। मैंने सीधे उसे झटका दिया और मेरी आवाज शांत थी, तुम्हारे अलावा
और कौन हो सकता है? तुमने अपनी प्रेमिका भी पैसे से खरीदी और क्या क्या नहीं कर सकते, बस इसके साथ समाप्त करो। तुमने मेरा सब कुछ ले लिया तो क्या तुम मेरे प्यारे लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते? यह कहकर युबाइवेई निराश होकर बिना कुछ और कहे सीधे कमरे में चली गई। उसकी पीठ देखकर मुझे पता था कि उसकी नजरों में मैं अब भी अविश्वसनीय हूँ। उस दर्द को छोड़कर मुझे और भी बेचैनी थी। आखिरी दिनों में मैं बस शांति से गुजारना चाहता था और उनकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और आखिरकार एक उपाय सोचा। उसी रात मैं सीधे चू यानफेंग के घर गया। दरवाजा खोलते ही मैंने पहली बात कही, चू यानफेंग, हम शांति से रहते हैं। मैं अब तुम्हारी और यू बाइवेई की जोड़ी बनाऊंगा। यह सुनकर चू यानफेंग हैरान रह गया और उसकी आंखें फैल गईं। तुम क्या कह रहे हो? चू यानफेंग को पता था कि मैं यू बाइवेई से कितना प्यार करता हूँ, वरना मैं 5 सालों तक उसकी माँ का अस्पताल खर्च क्यों उठाता और बार बार उसके ठंडे व्यवहार के बावजूद उसके साथ क्यों रहता? अब मैं खुद उसके पास आकर उनकी जोड़ी बनाने की बात कर रहा हूँ। उसके सवाल पर मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं सच में तुमसे शांति चाहता हूँ। अब तुम मुझ पर हावी होने के लिए छोटी छोटी चालें मत चलो। मेरा वक्त कम है, मैं यू बाइवेई को छोड़ दूंगा। मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी मत समझो। मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि झूठ बोल रहा हूँ। चू यानफिंग अब भी विश्वास नहीं कर रहा था और उसे डर था कि यह मेरी कोई चाल है। मैंने उसकी परवाह नहीं की और अगले दिन ही काम करना शुरू कर दिया। सुबह जब यू बाइवेई बाहर जाने लगी तो मैंने उसे रोका और संगीत समारोह के टिकट दिए। मैंने शाम के टिकट खरीदे हैं, तुम मेरे साथ चलो। मैं हर दिन काम में व्यस्त रहती हूँ। यू बाइवेई ने ठंडे चेहरे से मना करना शुरू किया। तभी मैंने बीच में टोका, पहले कहा था कि हर दिन मेरे साथ रहने के अलावा तुम मेरी किसी बात को मना नहीं कर सकती। इस एक वाक्य ने उसके सारे बहाने बंद कर दिए। यू बाइवेई ने भौहें चढ़ाकर टिकट लिया और उसके कदम तेज हो गए। उसकी गायब होती पीठ को देखते हुए मैंने फोन उठाया और चू यानफेंग को फोन किया। बिना कोई बात किए सीधा कहा, मैंने अभी टिकट भेजे हैं, शायद तुम्हें मिल गए हों। दूसरा मैंने यू बाइवेई को दिया है, उसके साथ अच्छे से वक्त बिताओ। चू यानफेंग को उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उन दोनों को मिलाने की कोशिश करूंगा। उसने अधूरे विश्वास से हाँ कही। जब मैं फोन रखने लगा तो उसने फिर पूछा, मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसका सवाल मेरे कानों में गूंजा। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने जवाब नहीं दिया, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हमने जैसा तय किया है मैं तुम दोनों को मिलाऊंगा, बस मुझ पर झूठे आरोप मत लगा। फोन काटकर मैंने बंद होती स्क्रीन को देखा। मैंने कभी चू यानफेंग की मदद करने के बारे में नहीं सोचा था, मैं तो अपनी मदद कर रहा था। इसके अलावा यू बाइवेई तो चू यानफेंग को पसंद करती है, मैं तो सिर्फ कहानी को तेज कर रहा हूँ और अपने लिए रास्ता बना रहा हूँ। शाम होते होते मुझे चू यानफेंग का संदेश आया जिसमें उन दोनों की तस्वीर थी। चू यानफेंग कैमरे की तरफ देख रहा था और यू बाइवेई उसे देख रही थी। उसकी नजरों में नरमी और मिठास थी जो मेरे साथ रहते हुए कभी नहीं दिखी। मैंने आगे तस्वीरें देखीं जिनमें से एक रेस्तरां में थी जहां मेज पर पहले से छिलके हुए झींगे और छिलकों का ढेर चू यानफेंग के सामने था। इतने सालों में झींगे हमेशा मैं उसके लिए छीलता था। यह वह सब कुछ था जो मैं कभी चाहता था। काफी देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, बहुत सुंदर लग रहे हो। चू यानफेंग को लगा कि मैं कोई और चाल चल रहा हूँ, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए तस्वीरें भेजी थीं। लेकिन जब उसने मेरा आशीर्वाद पढ़ा तो वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसने कई बार कुछ लिखा और मिटाया और आखिरकार एक सवाल लिखा, जो तुम कह रहे हो वह सच है? यू बाइवेई और मुझे मिला रहे हो? इस बार मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, अब से यू बाइवेई तुम्हारी है। मुझे लगा कि यू बाइवेई घर आकर खुश होगी, लेकिन वह दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उसका चेहरा ठंडा था और उसकी बातों में गुस्सा था। यह क्या मतलब है? तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं हैरान था लेकिन फिर भी समझाया, अरे मुझे कुछ काम हो गया था इसलिए टिकट चू यानफेंग को दे दिया। फिर मैंने पूछा, आज कैसा रहा संगीत समारोह? अच्छा लगा। अगर मजा नहीं आया तो मेरे पास और टिकट हैं,
तुम दोनों फिर से जा सकते हो। यू बाईवेई मेरे इरादे नहीं समझ पा रही थी और बहुत देर तक मुझे घूरती रही, जबकि मैं सच्ची नजरों से उसे देख रहा था। जैसे सच में मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैंने टिकट चू यानफेंग को दे दिए। अंत में वह हार गई और बेडरूम में चली गई। इस बार सफलता ने आगे भी उन दोनों के लिए कई मौके बनाए। जैसे मैं उसके साथ खाने गया और बैठते ही चू यानफेंग उत्साहित होकर आया और बोला, बाईवेई क्या संयोग है। इससे पहले कि वह कुछ कहती वेटर आया और बोला, आज रेस्तरां की सालगिरह है और आप लोग इस रेस्तरां के 520वें जोड़े हैं। आपका खाना मुफ्त है, साथ में जोड़े की अंगूठी भेंट और आपकी यादगार तस्वीर भी ली जाएगी। वेटर की बात सुनकर मैं तुरंत उठा और बोला, मेरा पेट खराब है, मैं पहले जाता हूँ। जब मैं उठा तो यू बाईवेई भी उठने लगी, लेकिन मैंने तुरंत मुड़कर उससे कहा, यू बाईवेई लॉटरी का मौका मत गवाओ, तुम और यानफेंग जाओ। यह कहकर यू बाईवेई के कुछ कहने से पहले ही मैं तेजी से रेस्तरां से बाहर निकल गया और वहां सिर्फ हैरान यू बाईवेई और उत्साहित चू यानफेंग रह गए, जो उसे अंगूठी लेने और तस्वीर खिंचवाने ले गया। या जैसे दोस्तों की मीटिंग में मैंने जबरदस्ती यू बाईवेई को साथ ले गया और वहां पहुंचकर पता चला कि चू यानफेंग भी है। मीटिंग खत्म होने पर मैंने चू यानफेंग को यू बाईवेई के सामने धकेल दिया। अब देर हो गई है, उसे अकेले जाने की चिंता है, तुम गाड़ी लेकर उसे छोड़ दो, मुझे भी काम है। और हाँ, जल्दी लौटने की भी जरूरत नहीं है, उसने भी शराब पी है, उसका ख्याल रखना। यह कहकर मैंने गाड़ी की चाबी उसके हाथ में दे दी और सीधा वहां से चला गया। कुछ बार ऐसा होने के बाद उसे भी अजीब लगने लगा, क्योंकि वह हर जगह हर समय चू यानफेंग से मिल रही थी और हर बार मैं जाने से पहले उन दोनों को अकेला छोड़ देता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे चू यानफेंग की तरफ धकेल रहा हूँ। कुछ दिनों बाद यू बाईवेई देर से घर लौटी। ओवरटाइम करके जब उसने मुझे बिस्तर पर लेटा देखा तो उसे लगा कि मैं सो गया हूँ, इसलिए बिना कुछ कहे सीधा बाथरूम चली गई। पानी की आवाज आने लगी, मैंने तुरंत आंखें खोली और बंद बाथरूम के दरवाजे को देखा। फिर जल्दी से फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। तुरंत मेरे घर आओ। 15 मिनट बाद चू यानफेंग ने विला का दरवाजा खटखटाया। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और पहले से रखी रेशम की रात की पोशाक उसे दी। यह पोशाक पहनो और मास्टर बेडरूम में जाओ। चू यानफेंग ने मेरी बात सुनी और पोशाक देखी। शायद वह कुछ समझ गया। वह बहुत तनाव में लग रहा था, जैसे उसका दिल छाती से बाहर निकलने को हो। मैंने फिर जल्दी की, तब वह होश में आया और ऊपर जाकर पोशाक बदली और बिस्तर पर लेट गया। चू यानफेंग मुश्किल से बिस्तर पर लेटा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला। यू बाईवेई तौलिया लपेटे बाहर आई। उसने सिर उठाया और तर पर नजर डाली। उसी पल उसे शायद याद आया कि बहुत दिनों से हमारा समझौता पूरा नहीं हुआ था। वह बड़े कदमों से आगे बढ़ी और स्वाभाविक रूप से पीछे से उसे गले लगा लिया। उसकी आवाज में थोड़ी नरमी थी, मेरा खास दिन खत्म हो गया है। चू यानफेंग के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था कि उसे पीछे से गर्म सांसें महसूस हुई। गर्म हवा उसकी गर्दन पर पड़ी और उसकी कमर पर एक गर्म हाथ भी था। गर्म शरीर ने उसे बेकाबू कर दिया और उसकी सांसें भी तेज हो गईं। पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी और बारीक चुंबन उसकी गर्दन और कानों पर पड़े। चू यानफेंग इस तरह की उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने धीमी आवाज निकाली। इस आवाज ने यू बाईवेई का ध्यान खींचा। वह अचानक उठ बैठी और हैरानी से कहा, यानफेंग। लिविंग रूम में यू बाईवेई सोफे पर बैठी थी। चू यानफेंग पास में कंबल ओढ़े बैठा था और उसका चेहरा बहुत बेचैन था। उसका चेहरा उदास था और उसकी नजरें सीधे मुझ पर थीं। यानफेंग यहाँ क्यों है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी पता लगा लेगी। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी बहाना किया। उसके इलाके में बिजली चली गई थी, इसलिए वह यहाँ सोने आया था। तो मास्टर बेडरूम में क्यों सोया? यू बाईवेई ने साफ तौर पर मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और पूछताछ करती रही। मैंने
झिझकते हुए जवाब दिया, अतिथि कमरा अभी साफ नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि वह सिर्फ एक रात यहाँ सो जाएगा, इसलिए उसे वहाँ सोने दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वह साफ तौर पर नाराज थी, उसे मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वह अभी चू यानफेंग को घर छोड़ना चाहती थी। उसने गुस्सा पीकर बिना कुछ कहे चू यानफेंग को पकड़ा और वहां से ले गई। जब यू बाइवेई लौटी तो मैं पहले ही कमरे में जा चुका था। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। यू बाइवेई ने अब गुस्सा नहीं छिपाया। उसे बहुत पहले से मेरा व्यवहार अजीब लग रहा था और अब वह खुद को काबू नहीं कर सकी। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? क्या तुम इस तरह हम दोनों को सताते रहोगे? उसकी सीधी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे बारे में ऐसा सोचेगी। मैं पूरी बात कहने ही वाला था कि समझदारी ने मुझे रोक लिया और मैंने सब कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें उदास थीं और उसने पूछा, क्या कहना चाहते हो? कहो। बहुत देर तक चुप रहने के बाद मैंने फिर से बात खोली, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। क्या यह तुम्हें पसंद नहीं आया मेरी बात? यह बात उसके अंदर की आग को भड़काने वाली आखिरी चिंगारी साबित हुई। तुम हमेशा अपनी मर्जी से चलते हो, युबाइबेई ने यह ठंडी बात कही और कमरे से निकल गई। मैंने उसकी जाती हुई पीठ देखी और शायद समझ गया, आखिरकार नाममात्र के लिए तो वह अब भी मेरी औरत है। अपने सिद्धांतों के अनुसार चाहे वह चू यानफेंग को कितना भी पसंद करती हो, उसे उसके साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए थे। खैर, अब 2 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। जाने का दिन नजदीक आ रहा था। मैंने कमरे से यू बाइवेई से जुड़ी सारी चीजें निकाली। जो जलानी थी जला दी, जो फेंकनी थी फेंक दी, सब साफ कर दिया। मैंने आग में एक के बाद एक प्रेम पत्र डाले और मेरा मन अतीत में चला गया। असल में शुरू में मैंने भी यू बाइवेई को सामान्य तरीके से पसंद किया था और 4 महीने तक उसे ढेरों प्रेम पत्र लिखे थे, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। बाद में जब मैंने देखा कि वह बहुत दबाव में है, तो मैंने यह तरीका सोचा जिससे मैं उसकी मदद भी कर सकता था और अपनी मनोकामना भी पूरी कर सकता था। शायद मैंने शुरू से ही गलत सोचा था। असली प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। किताब में भी लिखा था कि नायिका यू बाइवेई नायक चू यानफेंग से प्यार करती है। यह सोचकर मेरा कोई लगाव नहीं रहा और मैंने आखिरी पत्र भी आग में फेंक दिया। ठीक उसी समय दरवाजा खुला और यू बाइवेई अंदर आई। उसने एक नजर में देखा कि मैंने आग में जो लिफाफे फेंके थे। हालांकि उसने अंदर का कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन उसे उनकी शक्ल बहुत पहचानी पहचानी लगी। यह वही थे जो मैंने खुद उसके सामने रखे थे, लेकिन उसने बेरहमी से मना कर दिया था। उसे बस एक झटका लगा और उसके मुंह से सवाल निकला, तुम क्या कर रहे हो? मैंने आग की लपटों के बीच यू बाइवेई का स्तब्ध चेहरा देखा और उसे अजीब लगा। फिर भी मैंने जवाब दिया, बेकार चीजें जला रहा हूँ। यू बाइवेई थोड़ी घबरा गई। उसे मेरे बदलाव और मेरे काम साफ दिख रहे थे। वह मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मुंह खुला तो बात बिना सोचे समझे निकल गई। आखिरकार तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, तो यह सब बेकार ही है। पहले भी यू बाइवेई ने मेरा मजाक उड़ाया था और हर बार बहुत दुख होता था, लेकिन इस बार मेरे मन में सिर्फ शांति थी। बस अब खत्म होने वाला है। यह बिना सोची समझी बात सुनकर यू बाइवेई को अजीब लगा और वह समझ नहीं पाई कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए वह वहाँ नहीं रुकी और सीधा ऊपर चली गई। मैं वहीं बैठा रहा और आग को आखिरी राख निगलते देखता रहा। यू बाइवेई, आज से यह यादें भूल जाओ और मुझे यह सहायक पात्र भूल जाओ। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगले दिन जब यू बाइवेई बाहर जाने लगी तो मैंने उसे रोका, कल हमारी 5वीं सालगिरह है। मैंने रेस्तरां बुक किया है, चलो खाना खाते हैं। यू बाइवेई ने भौहें चढ़ाई, लेकिन मना नहीं किया, बस ठंडे स्वर में हाँ कहा। शायद उम्मीद थी, इसलिए दिन बहुत जल्दी बीत गया। तय दिन यानी मेरी मौत के नाटक का दिन आ गया। मैंने जानबूझकर तैयारी की और यू बाइवेई के साथ रेस्तरां गया। रेस्तरां का माहौल बहुत अच्छा था। मेज पर रोशनी पड़ रही थी, जिससे गर्मजोशी भरा माहौल बना था। यू बाइवेई ने यह नज़ारा देखा और उसकी नज़रों में कुछ अजीब सी चमक आई,
लेकिन कुछ ही देर में फोन की घंटी ने सन्नाटा तोड़ दिया। यू बाइवेई ने फोन देखा तो चू यानफेंग का नंबर था। उसने भौहें चढ़ाई और फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से चू यानफेंग की रोती हुई आवाज आई, बाइवेई मेरा एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम मुझे अस्पताल मिल सकती हो? यह सुनकर यू बाइवेई की भौहें और चढ़ गईं। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी चाकू कांटा नीचे रख दिया। मैंने सुन लिया, तुम जाना चाहती हो? उसने अब और देर नहीं की। सालगिरह किसी भी दिन मना सकते हैं। यानफेंग को मेरी ज्यादा जरूरत है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह हमेशा शांत रहती थी लेकिन इस बार बहुत तनाव में थी। उसने एक बात और कही, यह सालगिरह अगली बार मना लेंगे। इतना कहकर उसने फोन उठाया और जल्दी से चली गई। उसकी बेचैन पीठ को देखकर मैंने उसे नहीं रोका। बहुत देर बाद मैंने धीरे से कहा, युबाइबे, हमारी कोई अगली बार नहीं होगी। मैंने अकेले खाना खत्म किया और खिड़की से बाहर अंधेरा होता देखा। तभी सेक्रेटरी रेस्तरां में आया। बॉस, सब कुछ तैयार है। आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे से हाँ कहा। मैं उठा और आखिरी बार उस जगह को देखा जहां यू बाइवेई के साथ बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी थीं। फिर सीधा एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। यू बाइवेई, इस बार मैं खुद तुम्हें तुम्हारे नायक के पास लौटाऊंगा और तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। युबाइवेई 2 दिन बाद विला लौटी। वह खुश थी। चू यानफेंग की चोट ठीक हो गई थी और उसका लंबे समय से चल रहा प्रोजेक्ट भी सफल हो गया था। अब वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। वह गरीब छात्रा नहीं रही जो माँ की दवा के लिए दूसरों पर निर्भर थी। उसने प्रोजेक्ट का बोनस लिया और सोचा कि मुझसे मिलकर वापस कर देगी ताकि हमारा हिसाब चुके और वह मेरे सामने सीधी खड़ी हो सके। जब यू बाइवेई ने दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल खाली और सन्नाटा था। मैं हमेशा लिविंग रूम में उसका इंतजार करता था लेकिन इस बार मैं कहीं नहीं था। उसे मेरे पिछले कुछ दिनों के अजीब व्यवहार की याद आई और वह बेचैन हो गई। उसने फोन पर मुझे मैसेज करना चाहा लेकिन होम पेज पर एक खबर आई। 2 दिन पहले शहर के बाहरी इलाके में एक कार दुर्घटना में विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसकी पहचान शहर के सबसे अमीर परिवार शेन परिवार के इकलौते बेटे शेन नियन के रूप में की। यह छोटी सी खबर यू बाइवेई पर बिजली की तरह गिरी। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने बेचैनी से तस्वीरें देखीं। शायद वह यह साबित करना चाहती थी कि यह शेन नियन नहीं है, लेकिन जितना देखा उतना दिल घबराया। उस लाश का कद और कपड़े बिल्कुल शेन नियन से मिलते थे। वह मर गया नहीं, वह खुद जाकर देखेगी। बिना खुद देखे वह कभी नहीं मानेगी कि शेन नियन इस तरह मर गया। यू बाइवेई लड़खड़ाती हुई बाहर भागी। दरवाजे तक कुछ ही कदम थे लेकिन उसके पैर इतने कमजोर हो गए कि वह कई बार गिरी। वह गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी भी नहीं पकड़ पाई। आखिरकार उसे कैब लेनी पड़ी। जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई। यू बाइवेई को थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर वह लाश सच में शेन नियन है तो वह क्या करेगी। मैडम, आपकी मंजिल आ गई है, कृपया उतर जाएं। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर से उसका चेहरा देखा और जब मंजिल पुलिस स्टेशन थी तो उसे लगा कि शायद वह कोई गलती करके सजा मानने आई है। यू बाइवेई को अपने चेहरे के भाव का पता नहीं था। उसने ड्राइवर की जल्दी सुनकर चौंककर गाड़ी से उतर गई। अपना काम बताने के बाद एक पुलिसकर्मी उसे शवगृह ले गया। दरवाजा खुला तो सबसे पहले शेन के माता पिता दिखे। उनकी आंखें लाल थीं जैसे अभी अभी जमकर रोए हों। उन्होंने शेन नियन की चिट्ठी पढ़ी थी और जानते थे कि वह मौत का नाटक करके यहाँ से दूर गया है, लेकिन फिर भी वे यू बाइवेई को दोषी मान रहे थे। अगर वह न होती तो शेन नियन को मौत का नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू बाइवेई ने यह नजारा देखा और उसका दिल टूट गया। वह अब एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी और पास पड़ी लाश को देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। शेन नियन की अस्थियां शेन के माता पिता ले
गए, लेकिन यू बाइबेई ने आधे रास्ते में छीन ली। शुरू में शेन के माता पिता ने हंगामा किया, लेकिन उसने किसी भी कीमत पर हाथ नहीं छोड़ा। वह बस अस्थियां वापस लेना चाहती थी जब तक मैं मर नहीं जाती। यू बाइबेई पुराने विला से बाहर निकल आई और सामान समेटते हुए पाया कि दोनों के बीच की यादों की सारी चीजें गायब हो चुकी थीं। फिर उसे मेरा पिछला अजीब व्यवहार याद आया। हालांकि उस दुर्घटना को दुर्घटना माना गया था, लेकिन वह जिद करके मान रही थी कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना थी। इसलिए मैंने उसके साथ किसी भी तरह की नजदीकी से इनकार किया और उसे चू यानफेंग के पास धकेलना चाहा। कमरे में यू बाइवेई जमीन पर बैठी थी और अस्थियों का डिब्बा सीने से लगाए हुए थी। चारों तरफ शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं। उसकी आंखों में यादें और दर्द था और वह पहले के अपने व्यवहार पर खुद को कोस रही थी। शुरू से ही शेनियन के व्यवहार में बदलाव साफ था। फिर वह क्यों नहीं समझ पाई? शराब का एक और घूंट गले से उतरा और दर्द धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। उसने आंखें बंद करके अस्थियों के डिब्बे को सहलाया जैसे शेन नियन उसके सामने आ गया हो। शेन नियन। यू बाइवेई अपने सपनों में खो गई। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और रोशनी अंधेरे कमरे में आई, जिससे उसे आंखें मीचनी पड़ी और सामने वाले को पहचानने की कोशिश करने लगी। कमरे का नजारा देखकर वह घबरा गया और तेज कदमों से उसके पास आया। उसके सीने से डिब्बा छीनकर उसे उठाना चाहा। बाइवेई ने एक शब्द में उसे पहचान लिया और अनजाने में उससे दूर हट गई और डिब्बे को कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में सतर्कता थी जिसे देखकर चू यानफेंग का दिल टूट गया। उसके मुरझाए चेहरे और लाल आंखों को देखकर उसकी आवाज नरम हो गई। बाइवेई, इस तरह तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। पहले यह नीचे रखो, फिर हम अस्पताल चलें। क्या? उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में हलचल हुई और उसने चू यानफेंग को देखा और बहुत शांति से कहा, तुम्हें पता है न? चू यानफेंग को उसकी आवाज में पूछताछ सुनाई दी और वह जानता था कि शेन नियन पहले से ही जाने का फैसला कर चुका था, लेकिन उसे अंधेरे में रखा। चू यानफेंग उसके सवाल पर अचंभित रह गया। बहुत देर बाद समझा कि वह क्या कहना चाहती है और उसका चेहरा दुखी हो गया और उसने धीरे से कहा, बाइवेई, मुझे नहीं पता था। उस दिन नियन भाई ने खुद मुझसे मिलकर एक समझौता करने को कहा था। समझौता? क्या समझौता? यू बाइवेई ने मुद्दा पकड़ लिया और उसकी नजरें चू यानफेंग पर टिक गईं। उसने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था और अनजाने में उसके मुंह से सच निकल गया। अंत में उसने सच कह ही दिया और आखिर में उसने अपनी सफाई भी दी। बाइवेई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने सच में उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। बाइवेई, तुम दोनों का रिश्ता तो उसने जबरदस्ती बनाया था और तुम उससे प्यार भी नहीं करती थीं। अब वह मर चुकी है, तुम आजाद हो और खुश होनी चाहिए न? उसकी बात खत्म होते ही यू बाइवेई का हाथ उसके गले पर आ गया। किसने कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करती? चू यानफेंग का गला दब गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए और बड़े बड़े आंसू उसकी कलाई पर गिरे। वह होश में आया और अचानक हाथ छोड़ दिया। बहुत देर बाद यू बाइवेई ने पीठ कर ली और उस ठंडक को छुपा लिया। जाओ, अब मुझे कभी मत दिखना। यू बाइवेई नहीं समझ पाई कि चू यानफेंग के रोने पर उसे भी दुख क्यों होता है, लेकिन वह जानती थी कि वह उससे यार नहीं करती, वरना उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता जैसे पहले। वह उसकी वजह से बार बार अपना संयम खो बैठती थी और शेन नियन की अनदेखी करती थी। वह हर बार शेन नियन के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हर बार जिद करती थी और बात मुंह से निकलते ही बिगड़ जाती थी। वह अपने दिल की बात नहीं समझ पाती थी और न ही अपने कहने पर काबू रख पाती थी। जब तक शेन नियन की मौत नहीं हुई तब तक उसके दिल पर पड़ी परत नहीं हटी थी और उसे अपनी असली भावनाएं समझ आईं, लेकिन वह अपने पुराने व्यवहार को समझ नहीं पाई। इस पल अपराधबोध उसके दिल से पूरे दिल में फैल गया। 4 साल बाद एक देश के बाहरी इलाके में एक कॉफी शॉप में फोन बजा और बैलेंस आया। देखकर मैंने फोन उठा ही लिया। माँ बाप, मुझे पता है
तुम चिंतित हो, मैं ठीक हूँ। कॉलेज के बाहर एक कॉफी शॉप खोली है, कमाई अच्छी है, मेरे बारे में फिक्र मत करो। मैं बहुत निराश था। 4 साल पहले मैंने अपना नाम बदलकर शेन नियन रखा और यहाँ आ गया। मेरे माता पिता को डर था कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत पैसे भेजे और मैंने वह पैसे लेकर कॉफी शॉप खोल ली। इतने दिनों से बहुत अच्छे से गुजारा कर रहा था। हालांकि मैं एक देश में था, लेकिन मैं देश की खबरों पर नजर रखता था। मुझे पता था कि पिछले 4 सालों में क्या हुआ था। यू की माँ की मौत हो गई जिस दिन यू बाइवेई कारोबारी दुनिया की स्टार बनने वाली थी। उससे एक दिन पहले अफसोस मैं उनसे आखिरी बार नहीं मिल सका क्योंकि मैं वहां नहीं आ सकता था। यू बाइवेई बहुत अच्छी थी, जैसा कि किताब में लिखा था। मैंने हमेशा देश से अपने संपर्क कम रखने की कोशिश की। अगर उसे पता चल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस एक बात समझ नहीं आई कि किताब के अनुसार उस समय तक वह चू यानफेंग के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता चला कि वह 4 साल से सिंगल थी और हर दिन मेरी अस्थियों का डिब्बा साथ रखती थी। आसपास के लोग कहते थे कि वह बहुत वफादार है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उसका कोई और मकसद है। यह सोचते ही मुझे कपकपी हो गई। अचानक पीछे से आवाज आई। मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा और मेरी नजर उन परिचित आंखों से टकरा गई। बॉस, एक कॉफी देना। यह आवाज मैं आंखें बंद करके भी पहचान सकता था। मेरा दिल जोर से धड़का और मैं वहीं अटक गया। बॉस, यू बाइवेई ने जानबूझकर आवाज बुलंद की। मैंने घबराकर फोन काट दिया और पछताया। मुझे पता था कि ज्यादा बात करने पर उसे पता चल जाएगा कि मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। उसने मुझे चौंका दिया। मैंने खुद को संभाला और बंद के बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, आज छुट्टी है, मेहमान नहीं आते। यू बाइवेई ने नीचे झुककर बोर्ड उठाया और मुझे दिखाया। खुला है। यह बड़े अक्षरों में लिखा था। मेरी नजरों के सामने बंद का बोर्ड तो ग्राहकों को दिखाने के लिए पलटना पड़ता है न। तब मुझे याद आया कि मैं बोर्ड पलटना भूल गया था। मेरा चेहरा बिगड़ गया और मैंने बोर्ड लेकर दोबारा लटका दिया। अब हो गया मैडम, आज शॉप बंद है, कॉफी पीनी है तो किसी और जगह जाए। मेहमानों को बाहर निकालने के बाद मैं अपने काम में जुट गया, लेकिन सामने वाला हटने को तैयार नहीं था। मैंने फिर से बात करना चाहा तो यू बाइवेई ने पहले ही कहा, बॉस आप बहुत जाने पहचाने लगते हैं। मेरा शरीर अकड़ गया और हरकतें रुक गईं। सन्नाटे में मैं सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन पा रहा था। वह मेरा चेहरा देख रही थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने मेरी अस्थियां खुद देखी थीं। सामने वाला शेन नियन है या कोई और जो उससे मिलता है। उसके संदेह को दूर करने के लिए मैंने मजाक में कहा, मैडम क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह बात करना बहुत पुराना है? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कुछ साबित करने की कोशिश की। मैं बस उसे वहां से जाने देना चाहता था, इसलिए उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी और बस उसे भगाता रहा मजबूरन। उसने एक कदम पीछे लिया। बॉस कल आप खोलेंगे? उसके पीछे हटने पर मैंने राहत की सांस ली। कुछ देर सोचा, अगर कुछ कहा तो उसे शक होगा, अगर नहीं कहा तो भी उसे शक होगा। सोच समझकर मैंने कहा, इन दोनों दिनों कॉलेज की छुट्टी है, मेहमान कम हैं, जरूरी नहीं कि खोलूं। मेरी टालमटोल वाली बात उसके कानों में कुछ और ही मतलब लेकर आई। उसने अपने आप कहा, मतलब मेहमान ज्यादा होंगे तो खोलेंगे? यह सुनकर मैंने अनजाने में उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से नजरें नीचे कर लीं। अगर कॉफी पीनी है तो आसपास बहुत सारी जगहें हैं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। पिछले 4 सालों में यू बाइवेई में क्या बदलाव आया है जो इतनी जिद्दी हो गई है? मैंने अपनी हैरानी छुपा ली, लेकिन वह अब भी मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने मजबूर होकर सिर हिलाया, तब वह मुस्कुराती हुई चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कर रही है। जब तक उसकी पीठ गायब नहीं हुई तब तक मैंने अपने माता पिता को दोबारा फोन किया। फोन जल्दी उठ गया। जिंगझो क्या हुआ? यू बाइवेई ने मुझे ढूंढ
लिया है। माँ बाप पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, मुझे लगता है वह बहुत बदल गई है। मैंने अपना माथा रगड़ा, यह सब मुझे परेशान कर रहा था। वहाँ कुछ देर चुप रहे, फिर पिताजी ने पूछा कि मैंने मौत का नाटक क्यों किया। 4 साल बाद जब फिर से पूछा गया तो मैंने कोई बात नहीं छिपाई और उन्हें वह सारी बात बताई जैसे कोई सपना हो। शुरू में माता पिता ने इस बात से सहमति नहीं जताई थी, न इसलिए कि यूबाइवेई गरीब थी, न ही इसलिए कि वह मेरे लायक नहीं थी, बल्कि उन्हें लगा कि यूबाइवेई मुझसे प्यार नहीं करती और मैं उसे मजबूर कर रहा हूँ, जिससे आखिरकार मुझे ही दुख उठाना पड़ेगा। वे मुझे अपना बेटा मानते थे और नहीं चाहते थे कि मैं जानते हुए भी दुख उठाऊं, लेकिन तब मैं बहुत जिद्दी था और उस पर अड़ा रहा। बाद में मुझे पता चला कि माँ बाप की बात सही थी, लेकिन अब उन दोनों का नजरिया बदल चुका था। जिंगझो, इन वर्षों में हमने बाइवेई को कदम दर कदम ऊपर आते देखा है और हम महसूस कर सकते हैं कि वह तुमसे प्यार करती है। चूंकि तुम अतीत को एक सपना मान चुके हो तो क्यों न लौट आओ, हम सब मिलकर सामना करेंगे। पिताजी की बात खत्म होते ही माँ ने कहा, हाँ जिंगझो, अब उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। 4 साल बीत गए, तुम लौट आओ, हम साथ मिलकर सामना करें। क्या मैंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। यूबाइवेई मुझसे प्यार करती है, मुझे विश्वास नहीं होगा। 5 साल साथ रहने के बावजूद अगर मुझे उसकी तरफ से थोड़ा भी प्यार महसूस होता तो मैं मौत का नाटक नहीं करता। अब वह अपने तय नायक चू यानफिंग के साथ नहीं है और सिर्फ मेरी अस्थियों के पास रहती है, तो क्या इसका मतलब है कि वह मुझसे प्यार करती है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि उसे मेरी मौत पर विश्वास नहीं है और वह सच्चाई जानना चाहती है, और जब सच सामने आएगा तो वह वापस चू यानफेंग के पास चली जाएगी। इस बार मैं पूरी रात नहीं सोया और सुबह होते होते बेहोश हो गया। फिर से जब आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। किसी कारण से यह नींद बहुत अच्छी आई थी, जिससे मुझे सपने और हकीकत का अंतर समझ नहीं आ रहा था। मैं बिस्तर पर बहुत देर तक सोचता रहा, फिर जब होश आया तो जल्दी से उठा और कॉफी शॉप की तरफ चला गया। जैसी उम्मीद थी, यूबाइवेई दरवाजे के बाहर खड़ी थी और कुछ पुराने ग्राहक भी थे। मैंने तो साफ कहा था कि इन दिनों खोलूंगा नहीं, इतने लोग नहीं आते, अगर आते भी हैं तो बस कुछ ही। लेकिन आज इतनी भीड़ थी, समझना मुश्किल नहीं था कि यह सब यूबाइवेई ने ही किया था। यूबाइवेई ने भीड़ में से मुझे देख लिया और उसके उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह एक कदम आगे बढ़ी और मतलब भरी आवाज में कही, बॉस आ गए। यूबाइवेई को इस पल देखकर मैं चौंक गया। यह सपना नहीं था। यादें फिर से गड़बड़ा गईं, लेकिन जल्दी ही सही हो गईं। मैंने सभी ग्राहकों से हाथ मिलाया और चाबी निकालकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वह भी अंदर आ गई। मुझे थोड़ी चिढ़ हुई, मैंने तो उन दोनों के लिए जगह खाली करके जाना चाहा था और वे साथ रहने के बजाय मेरे पास क्यों आ रहे हैं। अंदर चहल पहल थी, मैं कॉफी बना रहा था और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। जब से यूबाइवेई आई है मेरी यादें गड़बड़ा गई हैं, जिससे मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैं मौत का नाटक कर चुका हूँ। अच्छा था कि यह एहसास ज्यादा देर नहीं रहा। आखिरकार मैंने पाया कि इसकी जड़ यूबाइवेई थी। वह काउंटर पर बैठी और कॉफी मांगी। यह कॉफी बहुत आसान थी, जल्दी बन गई। मैंने उसे दी। आपकी कॉफी। उसने कप लिया लेकिन पिया नहीं, सीधा मुझे देखकर बोली, मेरा नाम यू बाइवेई है। नमस्ते यू मैडम। मैंने चेहरा नहीं बदला, जैसे मैं वाकई उसे नहीं पहचानता। मेरा यह रवैया देखकर यू बाइवेई का धैर्य खत्म हो गया। वह एक देश आने से पहले ही जांच कर चुकी थी। उसे 1.5 महीने पहले शेन परिवार में कुछ गड़बड़ दिखी थी। शुरू में पुलिस स्टेशन में जब उसने उन्हें देखा था तो उसे बेटे के गम का कोई संकेत नहीं दिखा था। उसने सोचा कि शायद वे अपना दुख दिल में दबाए हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उसे पता चला कि शेन परिवार के पैसे कुछ समय पर विदेश भेजे जाते हैं, जैसे कोई रहस्य छिपा रहे हों। शेन नियन एक जैसा चेहरा, एक जैसा कद, एक जैसी उम्र, एक गायब हुआ, एक आया। अगर सिर्फ एक चीज मेल खाती है तो संयोग है, लेकिन इतनी सारी चीजें मेल खाना कोई संयोग नहीं है। उसने पक्के स्वर में कहा, शेन नियन तुम कब तक छिपोगे? मैंने उसकी तरफ देखा और हैरानी से पूछा, यू मैडम आप गलत पहचान रही हैं,
मेरा नाम शेन नियन है, तुम मुझे डेला भी कह सकते हो। मैंने कबूलने से इनकार कर दिया। वह मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरी पुरानी पहचान तो 4 साल पहले मर चुकी है। यहाँ तो सिर्फ शेन नियन है। यू बाइवे मेरी बात सुनकर गुस्से में हंसी। शेन नियन एक अनाथ था जो 4 साल पहले यहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने आया था। सच में एक करीबी रिश्तेदार था, लेकिन वह एक देश की नहीं थी और किसी ने उस रिश्तेदार को नहीं देखा था। और इन वर्षों में तुम एक देश के सबसे अमीर शेन परिवार के साथ बहुत करीबी रहे हो। हर कुछ महीनों पर वे तुम्हें पैसे भेजते हैं। क्या तुम स्पष्टीकरण दे सकते हो? उसकी बात सुनकर मैंने लार निगली। इतनी बारीक जांच की जब साथ थे तो मेरे लिए इतना समय नहीं निकाला, लेकिन पहचान बदली तो पूरी जांच कर डाली। मैं बहुत नाराज हो गया और मेरी बोली भी तीखी हो गई। यू मैडम, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तुम मेरी जांच क्यों कर रही हो? मैं किससे बात करूं? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यू बाइवे कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शेन परिवार ने मेरी मदद की है। तुम्हारा व्यवहार संदिग्ध है और तुम उनसे इतना पैसा ले रहे हो, इसलिए मुझे शक है कि तुम्हारा कोई बुरा मकसद है। उसे लगा कि इससे मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैंने उसे घूर कर देखा और सवाल किया, अगर मेरा कोई बुरा मकसद है तो शेन परिवार खुद मुझसे जवाब मांगेगा। तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझसे सवाल करो? तुम शेन अंकल और आंटी की दोस्त हो या उनके बेटे की रखी हुई औरत? यह बात यू बाइवे के दिल पर चोट की तरह लगी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने होंठ कसकर दबाए और मुझे गुस्से से देखा, फिर मुड़कर चली गई। उसकी पीठ से एक ठंडी और अकेली सी महक आ रही थी। मैंने होंठ हिलाए और सोचा कि शायद मेरी बात ज्यादा हो गई, लेकिन आखिर में मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। पिछले 4 सालों के रिश्ते में यू बाइवे हमेशा यही सोचती थी और यह बात वह खुद कई बार कह चुकी थी। तो अब ऐसा दुखी क्यों बन रही है? मुझे यह भी पता था कि यू बाइवे एक बार मुझे ढूंढ लेगी तो आज के बाद हार नहीं मानेगी। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे कहीं और जाना होगा। बस इस शॉप पर तरस आया जो 4 साल से मेरे साथ थी और यू बाइवे के आने से सब बिगड़ गया। मैं दरवाजे पर गया और यह सोचकर कि शायद यू बाइवे बाहर इंतजार कर रही होगी, मैंने घर जाने के बजाय कॉफी शॉप को बंद किया और धीरे धीरे ऊपर आराम कक्ष में चला गया। जब तक बिस्तर पर लेटा तब भी मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही है। क्या वह मुझसे बदला लेना चाहती है कि मैंने उसे खरीदा था? मैंने उसे मुआवजा भी दिया था और यह उसकी सहमति से हुआ था। वह मुझसे कितना भी नफरत करती हो, मेरी मौत के साथ सब खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आया और मैंने सोचना छोड़ दिया और फिर सो गया। दरवाजे के बाहर मेरी उम्मीद के अनुसार यू बाइवे नहीं गई थी। वह गाड़ी में बैठी थी और उसके मन में कई भावनाएं थीं। रखी हुई औरत, क्या उसकी नज़र में मैं ऐसी ही हूँ? शॉप की बिक्री की सूचना जल्दी आ गई क्योंकि नए मालिक को भी कॉफी शॉप खोलनी थी, इसलिए मैंने सब कुछ दुकान में ही छोड़ दिया। बिक्री का काम जल्दी हो गया। यू बाइवे ने मुझे जाते हुए भी नहीं देखा, इसीलिए उसे और भी यकीन हो गया कि शेन नियन ही शेन नियन है। मैं एक देश छोड़कर किसी और देश जाना चाहता था, लेकिन यू बाइवे ने मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया। अगर तुम शेन नियन नहीं हो तो भाग क्यों रहे हो? अब तक यू बाइवे को अब भी नहीं पता था कि मैंने मौत का नाटक करके उसे क्यों छोड़ा। उसके सवाल पर मैं कुछ उलझन में था। भागना? मैं क्यों भागूं? मेरे दिमाग की यादें बिखर गई थीं। तभी मेरे होंठ सफेद पड़ गए और मेरा शरीर ढीला पड़ गया। यू बाइवे ने यह नजारा देखा और घबरा गई। जब उसने मुझे गिरते देखा तो जल्दी से आकर मुझे पकड़ लिया। नियन, डरो मत, हम अस्पताल चलते हैं। कुछ देर बाद मैंने सिर हिलाकर मना किया, मैं घर जाना चाहता हूँ। यू बाइवे ने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने घर जाने की बात कही तो वह चौंक गई और उसे समझ नहीं आया कि मैं किस घर की बात कर रहा हूँ। उसके भ्रम को देखकर मैंने आह भरी और सीधा टिकट खिड़की पर जाकर वापसी का टिकट खरीदा। यह देखकर यू बाइवे ने भी तुरंत एक टिकट खरीदा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? हवाई जहाज पर मैंने अब छिपाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि यू बाइवे ने मुझे
पहचान लिया है। और मेरे वापस जाने का एक और कारण था, जब से युबाइवेई फिर से सामने आई है मेरी यादें बदल रही हैं। मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी असली पहचान न भूल जाऊं और पहले की सब बातें और अपने माता पिता की चिंता न भूल जाऊं। युबाइवेई ने मुझे देखा और जवाब नहीं दिया, बल्कि वह सवाल पूछा जो उसे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, तुमने उस तरह जाना क्यों चुना? मेरा सवाल तो पहले तुम जवाब दो। मैंने माथा रगड़ा और बहस से सिर दर्द होने लगा। बहुत देर चुप रहने के बाद युबाइवेई ने पहले कहा, मुझे भी नहीं पता, बस मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, देखना चाहती थी कि मेरे बिना तुम खुश हो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। उसके इजहार को चुप्पी ने निगल लिया। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। युबाइवेई स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता क्यों उसका शरीर जैसे जकड़ गया हो। उसने मुंह खोला लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाई। दूसरे यात्रियों की बातचीत से पता चलता था कि मेरी सुनने की शक्ति ठीक थी, लेकिन सामने वाला कुछ कह रहा था और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एक पल में मुझे अपनी बदलती यादें याद आईं। एक झटके में मुझे असली वजह समझ आ गई। हमें सिर्फ मूल कहानी के अनुसार चलना है। सहायक पात्र नियन का अंत मौत है। मैंने नाम बदलकर शेन नियन रखा और कहानी से बाहर आ गया। इसलिए मैं ठीक हूँ, लेकिन शेन नियन मर चुका है। इसलिए जब युबाइवेई ने मुझे ढूंढा और शेन नियन कहा, तो मेरी यादें बिखर गईं और मैं धीरे धीरे अपनी पहचान भूलने लगा और खुद को असली शेन्नियन समझने लगा। युबाइवेई नायिका है और नायिका का नायक के साथ होना तय है, इसलिए वह किसी और से प्यार नहीं कर सकती, और अगर करती भी है तो उसे जबरन वापस लाया जाएगा। मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन हमारे बीच कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि युबाइवेई की दुनिया में मैं बहुत पहले मर चुका हूँ। जहाज जमीन पर उतरा, मैं वहां नहीं रुका और पीछे मुड़कर नहीं देखा। युबाइवेई मेरे पीछे आना चाहती थी, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बस मुझे दूर जाता देखती रही जब तक मैं गायब नहीं हो गया। सफेद कपड़े पहने चू यानफेंग ने हाथ हिलाया। बाईवेई, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्या तुम यात्रा से मेरे लिए कुछ लाई हो? युबाइवेई ने देखा कि जिस चू यानफेंग से वह इतना बच रही थी वह अचानक सामने आ गया। उसे अजीब लगा, और जब उसने उसे अपनी यात्रा को काम बताते हुए और उपहार मांगते सुना तो वह और भी अजीब लगा। 4 साल पहले जब उसे पता चला कि उसने शेन नियन के खिलाफ झूठ बोला है, तो उसने उसे भगा दिया था और वह बहुत दिनों से नहीं आया था, जैसे कोई टूटा हुआ शीशा बिना ठीक हुए अजीब तरह से सही हो गया हो। उसे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अब सबसे जरूरी यह था कि वह किसी की कठपुतली न बने। जो पैर पहले जकड़े हुए थे वे चू यानफेंग के पास आने पर धीरे धीरे खुल गए। उसे शायद समझ आ गया कि मैं क्यों जाना चाहता था। अब उसे लगा कि उसे बदलना चाहिए। चू यानफेंग की बातों से उसका सिर दर्द करने लगा। वह रुकी और चू यानफेंग को देखकर ठंडी आवाज में बोली, चुप रहो, क्या थोड़ा शांत नहीं रह सकते? बहुत परेशानी होती है। अचानक डांट सुनकर चू यानफेंग हैरान रह गया और उसका चेहरा दुखी हो गया। बाईवेई, तुम बहुत थक गई हो, पहले चलते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन युबाइवेई ने झटक दिया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन युबाइवेई ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एयरपोर्ट से बाहर आते ही ड्राइवर ने युबाइवेई के लिए दरवाजा खोला। वह गाड़ी में बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। उसने चू यानफेंग का दुखी चेहरा नहीं देखा। उसने अपना दुख छिपा लिया, लेकिन मन में मुझे कोसता रहा, वह कमीना मरकर भी चैन नहीं देता। मेरी मौत के बाद से युबाइवेई का व्यवहार उसके साथ बदल गया था। पहले तो वह कभी उसे मना नहीं करती थी। उसे सच में लगा कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने यह चाल चली है जिससे किसी को खुशी नहीं मिली। अब मैं मर चुका था और वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कोसने के बाद चू यानफेंग को बहुत निराशा हुई। मेरी मौत ने उसे युबाइवेई के दिल में एक ऐसी जगह बना दी थी जिसे कोई नहीं छू सकता, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि वह गलत था। गाड़ी युबाइवेई के विला के दरवाजे पर रुकी। युबाइवेई उतरी तो वह घर
नहीं गई बल्कि दूसरी दिशा में चली गई। चू यानफेंग चौंक गया और जल्दी से उतरकर उसके पीछे गया। बाईवेई, तुम कहाँ जा रही हो? आगे चल रही। यू बाईवेई ने कोई जवाब नहीं दिया। चू यानफेंग पीछे पीछे चलता रहा और उसे रास्ता अजीब लगने लगा। उसे पता चला कि यू बाईवेई शेन परिवार जा रही है। शेन नियन की मौत के बाद से यू बाईवेई और शेन परिवार के बीच बहुत तनाव था और वह कभी शेन परिवार नहीं गई थी। लेकिन आज यात्रा से लौटते ही वह अचानक शेन परिवार जा रही थी। हालांकि यू बाईवेई का विला और शेन परिवार का विला विपरीत दिशा में थे, लेकिन दूरी ज्यादा नहीं थी। दोनों कुछ ही देर में शेन परिवार के विला पहुंच गए। लिविंग रूम में मैं पहले से ही घर पहुंच चुका था। मेरे माता पिता मेरे चारों तरफ बैठे मुझसे बातें कर रहे थे और मैं मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन बाहर खड़े लोगों को देखकर वह वहीं अकड़ गया। यू बाईवेई बिना रुके अंदर आई। यू बाईवेई अंदर आई और चू यानफेंग भी उसके पीछे। नौकर उनके पीछे भागा, लेकिन उन्हें नहीं रोक पाया। लिविंग रूम का दरवाजा अचानक खुला। मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा और ठीक उन दोनों की नजरों से मेरी नजरें मिल गईं। शेन नियन, तुम मरे नहीं हो। मुझे इस पल देखकर चू यानफेंग